नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जरा सोचिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके साथ ये भरोसा भी लेकर जाते होंगे कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन 12 दिन पहले मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में एक लापरवाह डॉक्टर ने 65 लोगों का ऐसा इलाज किया कि अब पूरी जिंदगी अंधेरे के दरवाजे पर खड़ी है। 12 दिन बाद अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि जिंदगी से खेलने वाला डॉक्टर एनडी साहू अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है? ना बुझाता है एकदम ना। आँख गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। आँख के बदले आँख चाहिए ना, तो जीवन जीविका चाहिए। 65 लोगों की जिंदगी में अंधेरा करने वाला मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के ओटी कार्यालय और दवा दुकान को 12 दिनों बाद सील कर दिया गया। ताला मारकर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया। मतलब ओटी से लेकर दवा दुकान में रखे सामानों से अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। अभी फिलहाल जो है ये ओटी ऑपरेशन थिएटर और जो दवा दुकान है इस हॉस्पिटल का, उसको सील किया गया है। सेक्रेटरी के चैम्बर वगैरह को भी सील किया गया, ऑफिस जो है उसको सील नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर ये वो लोग हैं जो बेहतर रोशनी की तलाश में मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोशनी के बदले अंधेरा मिला। इस लापरवाही पर आई हॉस्पिटल की परेशानी अब बढ़ने वाली है। ये है चंद्र किशोर पराशर, जिन्होंने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के मामले में परिवाद पत्र दायर किया है। कमिश्नर, डीएम, सिविल सर्जन समेत 23 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें हमारे परिवाद पत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कि 307 अर्थात मैलाफाइड इंटेंशन से मारने की, हत्या करने की साजिश करना तथा अन्य 7 धाराओं में हमने इस परिवाद पत्र को दायर किया है। अगर मैं दोष सिद्ध कर देता हूं तो इन्हें आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। 22 नवंबर को ही लापरवाही का खेल नहीं खेला गया, बल्कि इस हॉस्पिटल में 26 नवंबर को भी कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ था। मरीजों की माने तो उनकी आंखों में भी परेशानी है। आँख में बड़ा पानी बेजोड़ गिरता है। इसमें ऑपरेशन हुआ था? हाँ। कब हुआ था ऑपरेशन? 26 तारीख की। 26 तारीख। हाँ। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है? अभी बुझाता नहीं है। नहीं बुझाता है? ना। पानी उनी भी गिरता है? हाँ, पानी गिरता है। आंखों लाल है? नहीं, लाल तो नहीं है खूब। हाँ। हाँ। ये पानी उनी गिर रहा है ऑपरेशन के बाद? हाँ, पानी गिरता है। कहाँ से आए हैं? नरवारा से। नरवारा से। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ गई। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि एक दिन में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर एनडी साहू का 12 दिनों बाद भी कोई अता पता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पूर्णिया में कई लोगों के खाते से रुपए कटने की शिकायत सामने आई है और ऐसा हुआ है पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद। रेहुआ गांव के कई लोगों ने बायोमेट्रिक फिंगर लगाने के बाद खाते से रुपए कटने की शिकायत की है। वोट दिया तो उड़ गए पैसे, अंगूठा लगाया तो कट गए रुपए, बायोमेट्रिक सिस्टम में सिंध मारी। ये है रेहुआ की रूबीता देवी। रूबीता ने 29 नवंबर को पूर्णिया के चोपड़ा पंचायत के चुनाव में वोट डाला था। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक फिंगर लगवाए गए थे। उसके बाद रूबीता के अकाउंट से 7,096 रुपए कट गए, जिसकी जानकारी रूबीता को तब हुई जब उनके मोबाइल पर मैसेज आया। कब रुपया कटा है? जी। कितना? 7,096 रुपया। कब पता चला और कैसे पता चला? कल चेक मैसेज आया था। निकाले, पता चला कहाँ से कटा है? कहाँ से? वो वोट में फिंगर मारे थे इलेक्शन में। वही शक लग रहा है। हाँ, वही से फिंगर में पे शक हो ही भी जाएगा ना।
रूबीता इकलौती नहीं है। पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद रेहुआ की कई महिलाओं के खाते से पैसे कटने की बात सामने आई है। महिलाओं का आरोप है कि वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठा लगवाया गया था, इसी वजह से उनके खाते से पैसे कटे हैं। आपको किस पर शक है? कहाँ अंगूठा वगैरह अंगूठा लगाया वोट में। वहीं का शक लग रहा है। कौन पंचायत? चोपड़ा चोपड़ा। कौन सा बैंक में अकाउंट था आपका? वो ये स्टेट बैंक केनरा 40,000 46,000 टोटल लगा। अकाउंट से 40,000 पैसे कट गए। फिंगर किया ना, वोट देने के लिए गया तो। किस बूथ पर? 6 वार्ड पे। चोपड़ा चोपड़ा पंचायत। अकाउंट से पैसे कटने के बाद सभी महिलाएं बैंक पहुंची और अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाया। बैंक के अधिकारी भी मानते हैं कि वोटिंग के बाद ही अकाउंट से पैसे कटे हैं। चुनाव बूथ पर ही मशीन के द्वारा इन लोगों का फिंगरप्रिंट ले लिया गया है और जिससे कि पैसे की निकासी की गई है। अब तक आप कितने स्टेटमेंट निकाल चुके हैं? करीब 14-15 स्टेटमेंट अभी तक लोगों ने आगे बताया है कैसा हुआ है, उनका निकाला गया है। ऐसा ही मामला मुंगेर में भी सामने आया था। 29 नवंबर को मुंगेर से भी पैसे कटने की शिकायत सामने आई थी। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि अकाउंट से पैसे निकाले किसने, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है। आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकासी कर सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। इसमें आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। फिंगरप्रिंट में अंगूठा लगाते ही मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आ जाता है। ऑपरेटर अपने पास से आपको पैसा दे देता है, बदले में वो कुछ चार्ज लेता है। सवाल है कि क्या पूर्णिया के रेहुआ गांव में भी इसी बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंधमारी कर महिलाओं के खाते से पैसे निकाले गए? पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है बांका से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बैंक को निशाना बनाया है। दिन दहाड़े 18 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई है और घटना है शंभूगंज बाजार के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, जहां 6 से 7 की संख्या में नकाबपोश लुटेरे आए, बैंक में खाता खुलवाने का बहाना किया और मौका मिलते ही पिस्टल निकालकर सीधे मैनेजर की कनपट्टी पर लगा दिया। इसके बाद कैशियर को भी पिस्टल की बट से मारकर उसका सिर फोड़ दिया, लॉकर की चाबी ली और 18 लाख रुपए से अधिक पैसे निकालकर चलते बने। जाते जाते अपराधियों ने बैंक के स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया था। करीब 20 मिनट लगे। जब एक ग्राहक बैंक में पहुंचा तो कर्मचारी बंधक बनने से छूटे और घटना की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में है। लगभग 10-15 मिनट हम लोग बहुत प्रयास किए कि नहीं खोलें। जब नहीं खोलने की बात हुई तो वो कैशियर को पिस्टल के बट से 2 बार मारा। एक बार जो पहले बार मारा तो वो गर्दन के नीचे में मारा, दूसरा बार जो मारा वो माथा में मारा, जिससे माथा फट गया और ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। अगर तुम नहीं खोलोगे तो गोली मार देंगे। तब इन्होंने डर से खोला और पैसा लेकर के वो लोग चले गए। मारपीट के कैश खोलने में लेट हो रहा था ना, तो वो पहले कंधा पे मारा एक बट, उसके बाद जितना देर हो रहा था उस हिसाब से वो पिटते चला गया और एक बट यहाँ भी मार दिया। तो कैशियर थे, उनको बट से मारा, बंदूक के बैट से, हाँ, या पिस्टल से। सर प्राइमरी जांच में क्या पता चला? अभी जांच चल रही है। सर सीसीटीवी फुटेज से कुछ जानकारी देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। और कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण मामले के आरोपी का सरेंडर। धर्मांतरण मामले के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। महिला का जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है। आरोपी शाह आलम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 29 नवंबर को आजमनगर थाना क्षेत्र के महिला को भ्रमजाल में फंसाकर धर्मांतरण करवाया गया था और इस मामले पर जो खबर है वो न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की खबर का असर हुआ है और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। तो कटिहार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इसके बाद अभी जो खबर आ रही है, अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है और यह बड़ी खबर है। धर्मांतरण मामले के आरोपी ने आखिरकार सरेंडर किया। महिला का जबरन धर्मांतरण कराने का इस पर आरोप है।
आरोपी का नाम है शाह आलम, जिसने कोर्ट में सरेंडर किया है। सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, कितने बजे सरेंडर किया और क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, लगातार न्यूज़ 18 इस खबर को प्रसारित करने के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकंप है और पुलिस प्रशासन भी अब जो इतना दिनों से मामले को टाल रहे थे, अब जागे हैं और कल इस पर मामला दर्ज हुआ है। और जो आरोपी के गिरफ्तार करने का दावा पुलिस के वरीय अधिकारी कर रहे थे, आज आरोपी देर शाम कोर्ट में सरेंडर किए हैं और जो अब आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस महकमा भी सतर्क है। जो भी पूरे मामले पे और भी संलिप्त लोग हैं, उन लोग की भी अब जो भूमिका की जांच की जाएगी। इस तरह का कल ही न्यूज़ 18 को पुलिस के वरीय अधिकारी ने आश्वस्त किया था और अब इस पर जो कार्रवाई है वो दिखने लगा, ये असर दिखने लगा है। कुल मिलाकर एक बड़ी चर्चा थी धर्मांतरण का, बात जो खुलकर सामने आया था, अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लिया है। अब कार्रवाई की भी एक उम्मीद जगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने पटना में ऑनलाइन कई योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और इस दौरान पीएम आवास योजना से बने मकान की चाबी भी लोगों को सौंपी। 12,515 लोगों को सीएम ने चाबी दी है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी कई कामों की शुरुआत हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। सब बजाएं इनके उत्साह वर्धन में। शहरी क्षेत्र के परिवार जिनके पास जाम नहीं था आने जाने का, और दूसरा लोग डर के मारे घर में, क्योंकि शाम होते उसका कहीं बाहर निकलेगा तो कोई लूट लेगा, कोई पिटाई कर देगा, कुछ कर देगा, तभी सब स्थिति है। लेकिन ये सब सुधार तो किया ही गया, इसमें कोई शक नहीं है शुरू से। लेकिन आ करके हम लोगों ने 15 में जो 7 निश्चय के रूप में फिर काम कर रहा, जो इतना काम किया, जो शुरू किया, तो सब जगह के बारे में निर्णय लिया। तो हम लोगों ने क्या कहा, शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी, लेकिन शहरी इलाके में क्या किया, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, उस पर काम हुआ। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और पूरे देश की योजना थी हर घर में शौचालय, हम लोगों ने भी काम किया और शहरी इलाके के लिए भी काम किया। पटना के मंदिरी नाला पर आयकर गोलंबर से बांसघाट काली मंदिर तक नई सड़क बनेगी और इसकी लंबाई होगी 1289 मीटर। मंदिरी नाले पर तकरीबन 5.5 मीटर चौड़े 2 लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ, वेंडिंग जोन, स्ट्रीट स्केपिंग जोन, ग्रीन बफर जोन का विकास होगा और इस सड़क के बन जाने से अशोक राजपथ और न्यू डाक बंगला रोड के बीच उत्तर दक्षिण दिशा में आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री ने नारियल फोड़कर इस योजना को जल्द पूरा करने का दावा किया और कहा कि बाकी खुले नाले पर भी इसकी तरह सड़क बनाई जाएगी। मंदिर नाला है, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस नाले के ऊपर जो पीसीसी सड़क का निर्माण होगा तो आवागमन के दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है। ये यहाँ के लोगों का, हजारों लोगों का जीवन बदलने वाला है और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद जो मिला हम लोग को, उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज मंदिर नाला का सपना जो शुरुआत होने का था वो साकार हुआ और बहुत कम समय में 15 महीने का इन लोगों ने रखा है, तो अगले 1 से 2 साल के अंदर ये नाला निर्माण हो जाएगा। तो मंदिरी नाला फिलहाल खुला हुआ है और इसकी वजह से इसके किनारे बसे लोगों को काफी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। नाले के पश्चिमी छोर पर एक सड़क है, लेकिन इस पर वाहन चलाना सुरक्षित नहीं। पैदल यात्रियों को नाले के किनारे चलने में काफी सावधानी बरतनी होती है और इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और कई गाड़ियां नाले में भी गिरी हैं।
मंदिरी नाले की समस्या अब जल्द ही खत्म होगी। सरकार ने इस पर सड़क बनाने का निर्णय कर लिया है और आज इसका शिलान्यास भी हो गया। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने आज कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, उसमें एक मंदिरी नाला भी है। और ये बरसों से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चूँकि ये प्रमुख यहाँ का नाला है पटना शहर का, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने डिमांड कर रखा है कि इस नाले पर सड़क बनाई जाए ताकि आसपास के जो लोग हैं उन्हें सहूलियत हो और ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार आए। तो इस कार्यक्रम को लेकर के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, नितिन नवीन यहाँ पर भी आए। उन्होंने नारियल फोड़कर इस शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर आसपास के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया था और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस नाला के निर्माण हो जाने के बाद, इस पर सड़क बन जाने के बाद आवागमन भी कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर बांसघाट काली मंदिर तक ये सड़क का निर्माण होना है। और एक पैरेलल सड़क भी गांधी मैदान जाना हो या फिर दानापुर की ओर जाना हो, लोगों को राजापुर पुल जाना हो, उसके लिए मिलेगी। और एक काफ़ी डिमांड थी इस सड़क की, लोगों की बरसों से लोग इस सड़क की डिमांड कर रहे थे, जो आज पूरी हुई है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। खाद की कमी से जूझ रहे मधेपुरा के किसानों को दुकानदार लूटने में लगे हैं। खाद की ज्यादा कीमत तो वसूली जा रही है, पत्थर मिला नकली खाद भी बेचा जा रहा है। खाद की मारामारी और कालाबाजारी के बाद अब लूटमारी शुरू हो चुकी है। मधेपुरा से आई तस्वीर को देखिए। सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिली तो इन किसानों ने बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीद ली, लेकिन जब बोरा खोला तो होश उड़ गए, क्योंकि बोरे में खाद के साथ साथ पत्थर के टुकड़े मिलाए गए थे। 4 रोज 5 रोज हो गया, खाद अभी तक खेत में गला हुआ नहीं है। गेहूं बुनाई कर दिए हैं, खाद छीट दिए हैं, खाद छीट दिए हैं, खाद का पत्थर निकला खाली, नान पत्थर। खाद को पानी में देकर गए, बगल में नदी था उसमें गए, हाथ में पानी, एक भी पानी से खाद नहीं गला। किसानों की शिकायत है कि खेत में 4-5 दिन बाद भी खेत में खाद नहीं गला। किसानों ने खाद को पानी में डाला, लेकिन पानी में भी खाद गलने का नाम नहीं ले रहा है। अब किसान परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की और खाद का सैंपल जांच के लिए भेज दिया। के द्वारा जो जांच प्रतिवेदन दिया गया, उसमें ये पाया गया कि दुकानदार के द्वारा किसानों को पॉस मशीन का बिल भी नहीं दिया जा रहा था और किसानों से अत्यधिक मूल्य लेकर खाद की बिक्री की जा रही है। मुरलीगंज के जिस शिवानी खाद बीज भंडार पर नकली खाद बेचने का आरोप लगा था, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जिले में न जाने ऐसे और कितने दुकानदार हैं जिन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। जहानाबाद के स्वामी सहजानंद सरस्वती पुस्तकालय में सारस्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधि में बेहतर काम करने वाले 27 विभूतियों को सम्मानित किया गया। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिल्ली के अपर पुलिस महानिदेशक करुणा सागर की अध्यक्षता में इस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। शारदा पीठ के शंकराचार्य भी सम्मान समारोह में शामिल हुए। भारतीय सारस्वत समाज एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और इस संस्था के द्वारा जो समाज में बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो हमने उनके साथ टाई अप करके और उनको हम जहानाबाद लेके आए और जहानाबाद के जो युवक युवती अब बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनको सम्मानित करने की प्रक्रिया शुरू किए हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।